नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद भी नहीं माने प्रधानमंत्री मोदी। मिस्र पहुंचकर अल हकीम मस्जिद का किया दौरा, मुसलमानों के लिए मस्जिद में पड़ी दुआ, देखते रह गए हिंदूवादी संगठन। विपक्षी एकता को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया मुस्लिम विरोधी, कहा बीजेपी मुक्त नहीं मुसलमान मुक्त राजनीति चाहता है विपक्ष। दिल्ली में छुपे हैं सद्दाम, शाइस्ता और जैनब, लोकेशन मिलते ही गलियों की खाक छान रही है यूपी एसटीएफ, नहीं मिला अब तक कुछ। बिहार में एक हफ्ते में गिरा निर्माणाधीन दूसरा पुल, तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा ठीकरा। मणिपुर हिंसा को लेकर हजारों महिलाओं की भीड़ ने रोक दिया ऑपरेशन, सुरक्षा बलों को छोड़ने पड़े 12 उग्रवादी। पश्चिम बंगाल में 2 मालगाड़ियों की हुई टक्कर, 12 डिब्बे पटरी से उतरे, केंद्र की मोदी सरकार पर लोगों ने फोड़ दिया है ठीकरा। तो सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद मिस्र की अल हकीम मस्जिद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमानों के साथ पड़ी दुआ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी अल हकीम मस्जिद पहुंच चुके हैं। अल हकीम मस्जिद जाने का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदूवादी संगठनों के विरोध को दरकिनार करते हुए मिस्र की प्रसिद्ध मस्जिद अल हकीम पहुंचकर मुसलमानों के लिए दुआ पड़ी। इस दौरान मुसलमानों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के बाद लोगों ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव युद्ध स्मारक का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने आगतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस स्मारक को उन 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में शहीद हो गए थे। दरअसल आपको बता दें कि कब्रिस्तान जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनके लिए दुआ भी मांगी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और हिंदूवादी संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्षी एकता को एआईएम ने बताया मुस्लिम विरोधी, कहा बीजेपी मुक्त नहीं मुसलमान मुक्त राजनीति चाह रहा है विपक्ष। जब दोस्तों आपको बता दें कि पटना में 23 जून को हुई विपक्षी एकता की बैठक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने विपक्षी एकता की बैठक को मुस्लिम विरोधी करार दिया है और बैठक पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक में मुसलमानों को बेइज्जत किया गया है। अख्तरुल इमाम ने आगे कहा कि इस बैठक में ना मुसलमान न सिख और न ही ईसाइयों के प्रतिनिधियों को बुलाएगा। वहीं बैठक में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती को बीजेपी के पिटे हुए मोहरा उन्होंने बताया और कहा कि ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। विपक्षी एकता के लोग भाजपा मुक्त की जगह मुसलमान मुक्त राजनीति कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में छिपे हैं सद्दाम, शाइस्ता और जैनब, लोकेशन मिलते ही गलियों को खाक रही है उत्तर एसटीएफ की टीम। जब दोस्तों आपको बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की 24 फरवरी 2023 को हुई हत्या के बाद से फरार चल रहे अशरफ के साले सद्दाम और पत्नी जैनब फातिमा की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली में पुलिस और एसटीएफ की टीमें दोनों की तलाश कर रही हैं। शुक्रवार को पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में माफिया अतीक अहमद का फ्लैट है। उसी फ्लैट में रहकर अतीक का बड़ा बेटा उमर पढ़ाई करता था। पुलिस की टीमों ने शाहीन बाग इलाके में पहुंचकर जानकारी जुटाई। इसके अलावा पुरानी दिल्ली की एक लॉज में भी पुलिस ने पहुंचकर पूछताछ की। पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को भी दिल्ली में तलाश रही है। पुलिस को आशंका है कि शाइस्ता भी दिल्ली में कहीं छिपी हो सकती है। ऐसे में सद्दाम और जैनब के साथ ही शाइस्ता को लेकर भी तलाश तेज हो गई है और सद्दाम के दुबई से लौटने और जैनब फातिमा की दिल्ली में लोकेशन मिलने के बाद जांच टीमें दिल्ली पहुंची थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में एक और निर्माणाधीन पुल गिरा, तेजस्वी यादव ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के खगड़िया जिले में गंगा पर निर्माणाधीन पुल ढहने के मुश्किल 3 हफ्ते बाद एक और मामला किशनगंज से सामने आया है। यहाँ एक पुल का हिस्सा शनिवार को ढह गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि राज्य की राजधानी पटना से लगभग 400 किलोमीटर दूर हुई इस घटना में मेची नदी पर बने पुल का एक पिलर ढह गया है। अधिकारी ने बताया है कि ऐसी घटनाएं बिहार में लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले भी बिहार में ऐसा ही एक पुल पूरा
गंगा पर बना हुआ ढह गया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने इस पुल के ढहने पर बीजेपी पर आरोप लगाया था। लेकिन एक हफ्ते बाद बिहार में एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया है। इस पर भी तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला और केंद्र की मोदी सरकार पर इस पुल के गिरने का ठीकरा फोड़ा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर हिंसा में हजारों महिलाओं की भीड़ ने रोक दिया सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। सुरक्षा बलों को छोड़ने पड़े 12 उग्रवादी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में बीते 2 महीने से हिंसा जारी है। आए दिन यहां से स्थानीय लोगों द्वारा सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। आलम यह है कि इन वजहों से सैन्य बलों द्वारा स्थिति सुधार के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन रोकने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को भी सामने आया है। यहाँ महिलाओं की बड़ी भीड़ ने सुरक्षा बलों को एक इलाके में घेर लिया था। इस तरह से घेरे जाने के बाद सुरक्षा बलों को अपना तलाशी अभियान रोकना पड़ा। इस विरोध के कारण सुरक्षा बलों को उन 12 उग्रवादियों को भी छोड़ना पड़ा जिन्हें तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने पकड़ा था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्मृति ईरानी को कांग्रेस नेत्रियों ने चूड़ियों और काले झंडे दिखाने का किया प्रयास, पुलिस ने हटाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर दौरे पर पहुंची हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर पहुंचना स्मृति ईरानी को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही जानकारी इसकी कांग्रेस की महिलाओं को पता चली तो कांग्रेस की महिलाएं विरोध दर्ज करवाने के लिए होटल पहुंची। इसके बाद जब इस घटना की जानकारी पुलिस को चली तो पुलिस ने कांग्रेस नेत्रियों को समझा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्रियों ने आरोप लगाया है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी 400 रुपये के गैस सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रदेश में करती थी और पूरे देश में चूड़ियां मनमोहन सिंह को बेचती थी। लेकिन आज गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये है, तो अब स्मृति ईरानी ना तो इसका विरोध कर रही हैं और ना ही इस पर सवाल उठाने हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस नेत्रियों ने उनका विरोध किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में आतंकियों के निशाने पर सिख समुदाय, दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पेशावर में सिखों का पलायन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिख समुदाय पर उस समय दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब शनिवार शाम को पेशावर शहर में एक पाकिस्तानी सिख दुकानदार मनमोहन सिंह की अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस साल पाकिस्तान में ये तीसरी ऐसी घटना है जब सिख समुदाय को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह ने महज 5 मिनट की दूरी पर रसीद गढ़ी चौक के पास एक सिख दुकानदार की गोली मारकर हत्या सरेआम कर दी गई। कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाले मनमोहन सिंह की उम्र 29 साल की थी। उन्हें अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी। पेशावर के रहने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता बाबाजी गुरपाल सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह पर हमलावरों ने उस समय हमला किया जब वह ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उनकी छाती और सिर पर गोलियां मारी जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में 2 मालगाड़ियों की टक्कर, 12 डिब्बे पटरी से उतरे। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रेल हादसा सामने आया है। यहां 2 मालगाड़ियां पटरी से उतर गई हैं। रविवार को दोनों ट्रेनों के बीच हुई टक्कर की वजह से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी जिसकी वजह से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। रिपोर्ट के अनुसार मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। यह हादसा ओड़ा स्टेशन पर हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रेन के ड्राइवर को मामूली चोट आई है। रेलवे के अधिकारियों की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि दोनों ही मालगाड़ी खाली थी। दोनों ट्रेनों के बीच टक्कर क्यों हुई इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। इस हादसे की वजह से आंध्र डिवीजन की ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। ADRA डिवीजन से पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और बर्धमान, झारखंड की धनबाद, बोकारो, सिंहभूम की ट्रेन संचालित की जा रही हैं। इस रेल हादसे के बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जानकारी दी कि 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रूट बाधित होने की वजह से 3 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है जबकि 2 ट्रेनों के गंतव्य स्थान को बदल दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया सबसे बड़ी ड्रामेबाज पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता की पहले के बीच छत्तीसगढ़ में बयानों के बीच शुरू हो गए। दरअसल आपको बता दें कि पटना में हुई कांग्रेस पार्टी से विपक्षी एकता की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को दुनिया की और देश की सबसे बड़ी ड्रामेबाज पार्टी बताया है और कहा है कि विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए बीजेपी विवादित बयान विपक्षी एकता की मीटिंग पर दे रहे हैं। ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से
यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।